एक्चुअली ये वाला क्लास कंटिन्यू है। जी हाँ, क्लास सेकंड साथ ये कंटिन्यू है, उसमें टेक्निकल इशू थे तो वो बीच में ही रुक गया था। इसे कंटिन्यू है, 10 मिनट का क्लास और है, ध्यान से देख लेना। और इंपॉर्टेंट है, 2 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर, इसलिए वापस बनाने आया हूँ, तो ध्यान सुनना। एक तो क्वेश्चन हमारा जो है ना वो है ऑर्डिनरी एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन अंडर कॉम्बिनेशन रेगुलेशंस। ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली ना एकेडमिकली आपके पार्ट में कवर नहीं किया गया है स्केड्यूल फर्स्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं जो एग्जाम्प्ट है, मतलब उनका नेचर तो कॉम्बिनेशन वाला ही है, बट उनमें अजम्पशन मिली हुई है सेक्शन 6 की ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर। मतलब सीसीआई के रूट से अप्रूवल जो रूट आता है, आपने सोचा ना, अभी हम लोग सेक्शन 6 के थ्रू गए जहां पे हमने रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा। वहां पर अगर कॉम्बिनेशन हो भी रहा है, मतलब इस केस के अंदर अगर कॉम्बिनेशन हो भी रहा है, वो ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट हो जाएगा और उसे रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है। अब एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उसका स्केड्यूल नहीं दिया है आपकी मॉड्यूल के अंदर, लेकिन सर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो यार, एक बात रियलिटी बताओ ना, इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता क्यों आईसीएआई ने स्केड्यूल यहाँ पे कवर नहीं किया है। लगभग 10 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कवर है, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, याद रखिएगा एकेडमिक पार्ट में तो थोड़ा बहुत बताऊंगा, इसके अलावा NRK9 के व्हाट्सएप पर, जी हाँ, जो स्टूडेंट्स हम लोग जुड़े हुए हैं उनको सेंड कर देंगे। इसके अलावा किसी को नहीं मिलता है, रिक्वेस्ट भेज देना NRK9 के व्हाट्सएप पर, वहां पर आपको स्केड्यूल 10 की ट्रांजेक्शंस हैं। मेरा कहना मानो तो जरूर एक बार रीड करना, 2-3 ट्रांजेक्शन में बताने वाला हूं अभी, ठीक है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। लेकिन इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटस पे भी डाल देंगे, डाला हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स उसको रीड कर सकें, ठीक है। जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं देखो वो तो रीड करेंगे, और जिनको सिर्फ टाइम पास करना है तो क्लास मेरा देखा भी मत करो। टाइम पास वाला स्टूडेंट अलाउड भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेहनत करना है उनके साथ जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, ऑलराइट, उनके लिए करना है। सो यहाँ पे ध्यान से आओ देखो, अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग कंसीडर करें किसका, इस ट्रांजेक्शन को जो एग्जाम कह रहा है, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। आइए देखो, एक्चुअली ना स्केड्यूल फर्स्ट, नॉलेज के लिए ऐड कर लेना, स्केड्यूल फर्स्ट, इसमें लगभग मैंने ऑब्जर्व किया, और स्केड्यूल मतलब कहां से ऑब्जर्व किया है, ये जो स्केड्यूल फर्स्ट है कहां से आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन रेगुलेशन 2011 से, कॉम्बिनेशन रेगुलेशन 2011, ठीक है। उसके अंदर स्केड्यूल फर्स्ट, यहां पर लगभग ऐसे 10 ट्रांजैक्शंस हैं जो इन नेचर अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन तो है, बट वो यहां पर ट्रीट नहीं होंगे। क्या मतलब? उन्हें रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब वो कुछ ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं, जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर है या अंडर राइटर है, ठीक है। अब ये लोग क्या है, शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए कर रहे होंगे? क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। सर ये भी तो कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ जी, अगर नेचर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन है, बट ये स्टॉक ब्रोकर्स और अंडर राइटर है, इनका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ऐसे केसेस के अंदर इन्हें सेक्शन 6 के रूट से नहीं जाना है। ऐसे ही कोई कंपनी स्टॉक इन ट्रेड या कोई अदर इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई राइट है वो वहां एक्वायर कर रही है और वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो भी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, ध्यान सुनना, जैसे मान लो कंपनी ए कंपनी बी के अंदर ऑलरेडी लेस देन 25% शेयर होल्ड कर रही है, ठीक है, शेयर होल्ड कर रही है। तो ऐसे केसेस में ध्यान सुनना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी राइटिंग पे मैं तो ध्यान नहीं देता, क्योंकि सारी बुक तो लिखी हुई है, वहीं से पढ़ाता हूं। मेरा वर्ड्स पे ध्यान दो, ये तो रेफरेंस ताकि माइंड में आ जाए, ठीक है। सो ए कंपनी बी के अंदर ऑलरेडी लेस देन 20% होल्ड कर रही है और वो फर्दर लेस देन 10% और होल्ड करना चाहती है, तो क्या उसको ऐसा केस में भी जाना पड़ेगा कि भैया मैं और इसमें एक्वायर करने जा रही हूं, अब सीसीआई मुझे अप्रूवल दो? ऑफ कोर्स नॉट, यहां पे भी नहीं लगेगा। बात पकड़ में आ रहा है? सो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने जैसे कहा कि आपके मॉड्यूल में ना यहां पर इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है, मतलब स्केड्यूल उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब
एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्होंने कवर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें लग रहा है भैया बहुत बड़ा हो, या आगे हम लोग चैप्टर्स में और भी देखेंगे, वैसे तो इस चैप्टर में नहीं कवर किया है, ठीक है। लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया, स्केड्यूल मिल जाएगा, ऑलरेडी स्टेटस पे लगवा रखा है, मतलब NRK9 के स्टाफ से कह के लगवा रखा है, किसी को नहीं मिला है डिमांड कर लो, और फिर क्या करना, उसको लिस्ट को रीड करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को समझ में नहीं आ रहा है वही क्वेरी भेजना, मैं तुम्हें डेफिनेटली इमीडिएटली आंसर कर दूंगा। तो सेशन को आगे ना ले जाते हुए हम सीधा आते हैं हमारे टॉपिक कंट्रोल की तरफ, ठीक है। अब ध्यान सुनना, कंट्रोल भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? कंट्रोल की वजह से ही तो सारा खेम है, समझो ना। देखो समझो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंट्रोल करेगा तो अपनी शर्तों पे चलाएगा, तो क्या वो गलत है? नहीं, ये तो बिजनेस का फंडा है भाई। लेकिन वो कंट्रोल कर रहा हो और वो कंट्रोल अगर मान लीजिएगा एडवर्स इफेक्ट छोड़ता हो कंपटीशन पे, तो वो कंट्रोल गड़बड़ कर देगा। असल खेल कंट्रोल का ही है। ध्यान सुनना, जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि भैया वो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी अपना स्टॉक अपना ऑफ कोर्स शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है किसी पर्टिकुलर सोल कंपनी को, मतलब अकेली कंपनी के पास सब कुछ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को कंट्रोल करेगा। अब ये तो जरूरी नहीं है कि भाई इससे एडवर्स इफेक्ट हो, पर यहां पर क्योंकि सीसीआई का जॉब है भाई, उसकी ड्यूटी है कि वो ऑब्जर्व करे कि इसका एडवर्स इफेक्ट है या नहीं। सो इसलिए कंट्रोल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे इसे, पॉजिटिव कंट्रोल भी और नेगेटिव कंट्रोल भी। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब यहां पर ये नहीं है कि नेगेटिव कंट्रोल मींस कि गड़बड़ है, नहीं। नेगेटिव कंट्रोल का मीनिंग यहां पर यह है कि अगर कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है और वहां पर शेयर होल्डर्स को लगता है ये सही नहीं है, खास तौर से कौन? मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, सो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। डिटेल में इसी सेशन में आगे समझते हैं, आइएगा। Control. One of the most important bits of the Indian market control regime is the element of control. Control over an enterprise has the ability to change the competitive dynamics of any market. जी बिल्कुल। कंट्रोल किसी एंटरप्राइज को कर रहे हो तो ऑफ कोर्स कब टेक्नोलॉजी लेके आना है, कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कब फंड रेस करना है, कब मर्जर करना है, ये किसके हाथ में होगा? सब कुछ कंट्रोल। कंट्रोल कैसे? डिसीजन, जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है वही कंट्रोल कर रहा है। So of course इसका इम्पैक्ट तो कंपटीशन में जाना है। And CCI like all other competition regulators give due importance to change in control. Now अब देखो आओ कंट्रोल की मीनिंग समझते हैं। कंट्रोल इंक्लूड्स, डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं कह रहा है। इंक्लूड्स कंट्रोलिंग द अफेयर्स इन मैनेजमेंट बाय वन और मोर एंटरप्राइजेस वेदर ज्वाइंटली और सिंगली। वन और मोर एंटरप्राइजेस वेदर ज्वाइंटली और सिंगली, ठीक है, ओवर अदर एंटरप्राइज और ग्रुप। अब जैसे महिंद्रा में आप देख रहे हो उसका कई सारा सब्सिडरीज है, ठीक है, तो इवन हम लोग जेवीज देखते हैं, जॉइंट वेंचर्स देखते हैं, या हम अगर देखने को मिलेगा हमको एसोसिएट कंपनी कॉन्सेप्ट, हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं वन और मोर एंटरप्राइजेस क्या कर रही हैं, अकेली ये कंपनी किसी साथ मिलकर दूसरी कंपनी साथ में किसी एक अगला कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या ग्रुप हो सकते हैं, वन और मोर ग्रुप्स ओवर अनदर ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो कंट्रोल या तो वन और मोर एंटरप्राइजेस कंट्रोल कर रहा है किसी को, अदर कंपनी को, अदर एंटरप्राइजेस को, या ग्रुप जो है वन और मोर ग्रुप्स कंट्रोल अदर ग्रुप्स, ग्रुप। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, देखो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ये समझना होगा ग्रुप क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेकिन फटाफट देख लेता हूं। कॉम्पिटिशन 2002 कहता है ग्रुप इज डिफाइंड अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 two or more enterprises which directly or indirectly, directly मतलब मेरे डायरेक्ट से के, indirectly मतलब through the subsidiaries are in a position to exercise 26% or more voting rights in other enterprises। अब जैसे मान लीजिएगा ए ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ए का मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी में और एंटरप्राइज मतलब मान लीजिएगा बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड है कंपनी का, ठीक है, क्या कर रहा है। अब यहां पे दो बातें हैं, या तो ए ग्रुप अकेला, जैसे हमने देखा होगा ना टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बात पकड़ में आ रहा है, ऐसे हमने एग्जांपल यहां पे ए ग्रुप जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ग्रुप, ध्यान सुना, या तो अकेला कितना
26% और मोर, ध्यान से समझाना हो, याद भी कर लो, या डायरेक्टली हो गया तो एक ये, दूसरा मान लीजिएगा वो सी के अंदर, सी लिमिटेड में इसकी मेजर होल्डिंग्स हैं और सी लिमिटेड बी में कर रहा है, तो इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर वो सी को जो फैसला देगा, ऑफकोर्स सी को जो फैसला देगा वो बी के फैसले पे जाके इंपैक्ट छोड़ेगा। क्लियर? तो क्या क्राइटेरिया देखा? पहला क्राइटेरिया देखा कि क्या कर रहा है, टू और मोर एंटरप्राइजेस विच डायरेक्टली, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन में क्या देखेंगे, वहां पर एटलीस्ट 2 होना जरूरी है। तो अगर हम करें एक ग्रुप है तो यहां पर एटलीस्ट 2 हो, ठीक है, तभी तो ग्रुप बनेगा। अकेले का ग्रुप क्या घूमोगे फिरोगे? 2 का मतलब मिलकर बना ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल एक ही कर रहा है जिसका ग्रुप बन रहा है। अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ कोर्स इन द एंटरप्राइज, और कंट्रोल, अब या तो बी लिमिटेड में क्या कर सकता है वो, पहला काम 26% मोर कंट्रोल कर रहे हो, 2 और मोर एंटरप्राइजेस कंट्रोल या होल्ड्स 26% और मोर। ऑलराइट सर, वोटिंग राइट्स 26% क्या है, वोटिंग राइट्स, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। या अपॉइंट मोर देन कितना, 50% बोर्ड मेंबर, किसका, बी लिमिटेड का। तो भैया हमारा जो 2 और मोर एंटरप्राइजेस है तुम्हारे कंपनी के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर 26% से ज्यादा, 26% या उससे ज्यादा, 26% और उससे ज्यादा, 26% और उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, या तुम्हारे बोर्ड के अंदर 50% से ज्यादा बोर्ड मेंबर हमारा है, मतलब हम अपॉइंट करते हैं। कंट्रोल द अफेयर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे समझा, यहाँ पे या फिर या तीसरी बात क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करेगा, या तो किसी एग्रीमेंट के थ्रू, है ना, शेयर परचेज एग्रीमेंट की कंडीशन रख दिया कि हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, पर हमारा कंडीशन होगा कि तुम्हारे मैनेजमेंट के जो भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे वो मेरी परमिशन होंगे, तो वो भी क्या है, कंट्रोल। अब जैसे मान लो पॉलिसी डिसीजन का मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, बी लिमिटेड वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, बट डिफिकल्टी क्या है कि जब तक हमारा जो ग्रुप ए लिमिटेड ग्रुप है, बी लिमिटेड ग्रुप है, व्हाटएवर ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंपनीज, जब तक वो परमिट नहीं करेगा हम लॉन्च नहीं कर सकते। क्यों? हमारा मैनेजमेंट जो है कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे लॉन्च करना है, भैया बिना उसके परमिशन हो नहीं सकता। तो ये भी तो क्या हुआ, कॉम्पिटिशन इफेक्ट छोड़ेगा, याद रहेगा। फिर नोटिफिकेशन आया एमसीए का, एमसीए कहता है एग्जम्प्टेड एंटरप्राइजेस इन व्हिच लेस देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग वाज हेल्ड। बोला ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से क्या कहा साफ साफ, जिनमें अगर लेस देन 50% शेयर होल्डिंग है, मतलब लेस देन, वोटिंग पावर यहां पे तो अलग बोला 26% मोर वोटिंग पावर, ठीक है, पर अगर बोला अगर शेयर होल्डिंग अगर लेस देन 50% है तो बोला वो डेफिनेशन ग्रुप से भी तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब वो ग्रुप में नहीं आएगा वो। फिर सुनना, लेस देन 50% है किसी एंटरप्राइजेस के अंदर पैसा, तो वो मतलब शेयर होल्डिंग फॉर्म में, तो वो तो ग्रुप नहीं माना जाएगा। बात पकड़ मारा। लेकिन सर वहां पे समझा दो ना एक बार, समझो, ए और बी का हम कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, मतलब ए और बी। तो अगर ए बी के अंदर, ए बी में लेस देन 50% शेयर होल्डिंग कर रहा है तो वो ग्रुप की डेफिनेशन में नहीं आता एज पर एमसी नोटिफिकेशन। लेकिन 26% का आपने भी पढ़ा कि सर 26% और मोर, सर ये तो लिखा हुआ है साफ साफ, तो वो कंट्रोल की डेफिनेशन में ट्रीट किया जाएगा। बात पकड़ मारा है। तो अगर वो कंट्रोल की डेफिनेशन में ट्रीट हो रहा है तो फिर सीसीआई का ध्यान तो जाएगा ना रे। बात पकड़ में आया। फिर देखो यहां पे क्या बोला, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल 26 लिमिट स्टिल अप्लाइज। ये मत कर देना, ठीक है। ऑलराइट सर, अब ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखो आओ इसे भी सीखते फटाफट से। Apart from the positive control over an enterprise which comes from the owning more than 50% of voting rights of a company or control over more than 50% of the board of directors of a company, CCI also consider negative control. Negative control का मतलब ये होता है जब कोई majority, याद देखिएगा, majority of shareholder decisions ले रहे होते हैं तो आपने यूजली देखा होगा कि minority बेचारा चुपचाप रह जाता है। ऐसे केसेस में हमने ऑब्जर्व किया कि कंपनीज एक्ट ने वेटो राइट्स, वेटो कौन सा होता है, वेटो राइट्स मतलब वोटिंग पावर का ही है, अभी बताता हूं। या एफिलिएट वोटिंग राइट्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एफिलिएट को जो यूज करो ना, एफिलिएट, ये देखो, कंट्रोल एक्सरसाइज कंट्रैक्चुअली बाय वे ऑफ एफिलिएट वोटिंग राइट्स।
एफी नहीं, एफिलेट चाहिए, वोटिंग राइट्स और वेटो राइट्स ओवर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज में खासतौर से, जैसे अगर हमारा इंडिया का भी हम बात करेंगे अभी, बट यूएस में है ना, यूनाइटेड किंगडम में ये कॉन्सेप्ट वहां पहले इंट्रोड्यूस हुए। इसका पीछे लॉजिक क्या समझना, क्या होता है ना, आपने देखा होगा मिनोरिटी शेयर होल्डर बेचारा लोग तो कुछ काम ही नहीं है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, जिसके पास मोर देन 51% हुआ, अज्यूम करो फटाफट से, जिन्होंने 51% होल्डिंग कर रखी है, तो वो जो डिसीजन लेंगे ऑफकोर्स वो मान लिया, और ये 49% का क्या होगा, क्या फिर ये किसके घर जाएगा? तो यहां से केसेस में भी यहां देखा गया कि इवन इन सर्टेन केसेस, क्या आपने देखा होगा कि कुछ रेजोल्यूशंस को हम एसआर के थ्रू करवाते हैं पास, ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी पार्टिसिपेट हो, और फिर भी यहां पर वेटो के थ्रू हमने देखा कि क्या हो सकता है कि अगर 90% किसी पर्टिकुलर मैटर में फेवर में भी है, तो 10% भी उनके डिसीजन को रोक सकता है। वो प्रेजेंट में डिस्कस किया हुआ है। तो वेटो और एफिलेट वोटिंग राइट्स बेसिकली जब अराइज होते हैं, एफिलेट वोटिंग राइट्स का मतलब ही यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल के लिए 90% वोटिंग लगेगा या 100% कॉन्सेंट लिया जाएगा। अब सब पे तो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शन के लिए 100% फेवर होना चाहिए, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जो कि जिसका इंपैक्ट सारे ही शेयर होल्डर्स पे जाएगा, जैसे किसी तरीके से ट्रांजैक्शन है मान लीजिएगा जिसमें शेयर होल्डिंग इंपैक्ट होगा, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज का कॉन्सेप्ट होगा, तो यूजुअली इंडिया में हम देखते हैं कि एसआर पास करते हैं। बट कई बार ये ऑब्जर्व किया गया क्या, ऐसे राइट्स को, एफिलेट वोटिंग राइट्स को या वेटो राइट्स को यूज करके जो मिनॉरिटी है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव में वेटो पड़ा हुआ होगा, आप उम्मीद कर रहा हूं ना। एफिलेट एक तरीके से तो ये होता है। अच्छा, एफिलेट का एक वोटिंग राइट है जो कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, जैसे कोई कंपनी दूसरी कंपनी को मान लीजिएगा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड कर रही है, प्रोवाइडेड वो ये कह रही है कि आप हमारी सर्विसेज यूज करेंगे, लेकिन इसका डिसीजन आप लेंगे उस सर्विसेज से रिलेटेड, वो हमसे पूछ के ही लेंगे। एग्जांपल समझो, आपको हमने हमारी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए दे दी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन, लॉन्चिंग, एडिशन, डिलीशन, XYZ आप जो भी करेंगे वो मेरी परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, तो उसमें हमें एफिलेटेड वोटिंग राइट्स भी हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना तरफ से अथॉरिटी देता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक्सरसाइज करने के लिए पावर, ठीक है। अब वैसे ना मैं रियलिटी बताऊं ना, एफिलेटेड वोटिंग से, वेटो वोटिंग से अपने आप में बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है, बट एक बेसिक तुम्हें समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। तो नेगेटिव कंट्रोल इसलिए कह रहे थे कि अगर मेजॉरिटी डिसीजन ले रहा है तो उसको रोक भी सकते हैं, तो नेगेटिव हुआ वो। क्लियर? दिस इज कॉन्करेंट विद द प्रैक्टिस इन अदर एडवांस जुरिडिक्शन सच एज EU, बात में आया, which also follows the test of decisive control. The CCI judges can each case on its merits and circumstances and seek to distinguish between the rights that are purely investment protection rights or those that enable the holder to control the strategic business decisions of the company. ये देखेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रखा गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कंट्रोल किया जा रहा है या स्ट्रेटेजिक बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो तो भी गड़बड़ है। मैंने भी कहा कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर देते लोग, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, फंड रेज नहीं कर देते हैं, तो ये भी गड़बड़ है। आइए फिर खैर हमने कंट्रोल का डेफिनेशन अभी ऊपर देखा था। कंट्रोल इंक्लूड्स वन और मोर एंटरप्राइजेस ज्वाइंटली और सिंगली, किसी और को करेंगे या ग्रुप करेगा, वो सेम हमने बात डिस्कस किया था ऑलरेडी, ठीक है। नोटिस टू CCI डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन, पूरा का पूरा ऊपर समझा दिया। सेक्शन 6 सेक्शन 2 अभी पढ़ा था, ऊपर आएगा, मतलब ऊपर मतलब इससे पहले वाला क्लास में, अभी तो किया है क्लास, ठीक है। सेक्शन 6 सेक्शन 2 के अंदर वही 30 डेज का टाइम देना है, एग्जामिशन बताया था। इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, ऑलराइट, इसका केस में अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ये वाला क्लास सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि वो क्लास जो से पहला वाला भी जस्ट अभी दिया तुम लोगों को, वो दोनों में गैप आ गया बीच में, सो इसे कंटिन्यू यहां तक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी ना, आज का टेस्ट मिस मत करना, किसी भी हाल में टेस्ट मिस मत करना, ऑलराइट। गुड बाय, टेक केयर।